साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग निबंध की क्लासेस देख रहे हैं और ये हमारी 13वीं क्लास है। पेन ड्राइव कोर्स में 13 क्लासों तक पढ़ाई गई थी और पेन ड्राइव कोर्स की तरफ से ये आज आखिरी क्लास है, लेकिन मेरी तरफ से और भी क्लासेस आएंगी, तो उसके लिए जो है परेशान मत होइएगा। बीच बीच में और क्लासेस लाता रहूँगा। मैं खुद से जो तैयार किया हूँ उनको भी मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे द्वारा लिखे गए कुछ निबंध रहेंगे, कुछ नई स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। निशांत जैन जो टॉपर रहे हैं हिंदी मीडियम से, उनके द्वारा जो स्ट्रेटजी बताई गई है उसका एक वीडियो मैं डाल दूंगा, जिससे पता चले कि जो है क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया था, वो रहेगी, ठीक है। और साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए जो प्रश्न हैं उनकी पूरी श्रृंखला रहेगी। एक मैं सारे प्रश्न बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आए थे किस शन में, वो भी पूरा एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और साथ साथ बीच बीच कुछ कथन, जो महत्वपूर्ण कथन आप लिख सकते हैं निबंधों में, वो भी जो है मैं डालता रहूँगा ऐसे वीडियो बना बना के। निबंध के अलावा जो है कुछ बच्चों ने पूछा है, कुछ मित्रों ने पूछा है कि उसके आगे निबंध के बाद कौन सी कक्षाएं चलेंगी। तो निबंध के बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि GS4 की क्लासेस शुरू करूँ, जो इथिक्स का होता है, क्योंकि इथिक्स भी विकास सर द्वारा पढ़ाया गया है PCS के लिए, स्पेशली PCS के लिए पढ़ाया गया है। तो जो बच्चे PCS दे रहे हैं उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उतना पढ़ लेंगे ना तो उससे बाहर जो है PCS में नहीं आएगा, ठीक है। उतना पढ़ के भी आप मेंस में ठीक ठाक नंबर ले आएंगे, क्योंकि इथिक्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और वो एक तरह से रिवीजन क्लासेस की तरह होगी। अगर इथिक्स पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लगभग 50-60 क्लासेस हो जाएंगी इथिक्स में, और जो है उतना पढ़ा पाना मुश्किल है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इथिक्स की हमारी 11 कक्षाएँ रहेंगी। उन 11 कक्षाओं में ठीक ठाक आप जो है इथिक्स जान जाएंगे और लिखने लायक हो जाएंगे, ठीक है, GS4 के। तो इस निबंध की क्लासेस के बाद जो है स्ट्रैटेजी वाली क्लास आएगी जो निशान जैन की है, और उसके बाद जो है आएंगी बाकी कक्षाएं जो आती हैं बीच बीच में। और मेरी रेगुलर कक्षाएं चल ही रही हैं, टेस्ट सीरीज़ की चल रही हैं, आप देखे ही होंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसके अलावा और आपको कौन सी कक्षाएं प्रोवाइड कराऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि उस सब्जेक्ट की कक्षा आपको प्रोवाइड करा दूँ। जैसे कि सोसाइटी की मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, सोशल जस्टिस पढ़ा सकता हूँ, साथ साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं, आप जिसका कहेंगे उसका मैं पढ़ा दूँगा अपने नोट से, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छी कक्षाएं मिलें। ये पूरी तरह निःशुल्क कक्षाएं हैं, मैं तो कोई चार्ज ले नहीं रहा हूँ। बस इतना कोशिश करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ, लोग मित्र जुड़ रहे हैं मुझसे और मेरे वीडियोस देखते हैं, जिससे उनको लाभ होता है, ठीक है। जो जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ अपने चैनल में, कोई फालतू की बातें नहीं होती हैं। जो एक्चुअल में पढ़ाई करनी है, देखो आप टारगेटेड पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। समय लगता है, सबके साथ समय लगता है, लेकिन सफलता का जो साथ नहीं छोड़ते ना, मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, सफलता उनका कभी हाथ नहीं छोड़ती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो लगे रहिए, सबका सिलेक्शन होगा। बस ये है कि जो कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको ध्यान से देखिए और पढ़िए, ठीक है। तो कल की कक्षाओं में हमने जो है निबंध लिखा था लोकतंत्र के बारे में, जो है मीडिया के बारे में, कि पक्षपात, प्रश्न ये था कि पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है, ठीक है। बायस्ड मीडिया इज़ अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। इस पे हम निबंध लिख रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अधूरा रह गया निबंध लिखना, अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज लिखेंगे, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना चालू करिए, ठीक है। वीडियो को सभी के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को मिल जाए। बस यही मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी मित्रों के साथ इसको शेयर कर दिया करिए, जिससे उनको भी मिल जाए और चैनल में जो है मित्र और जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज के प्रश्नों को देखते हैं हम। आज लिखते हैं, चलिए लिखिए। उसके आगे लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करिए।
लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, कॉमा कॉमा सामाजिक व आर्थिक भी होता है। सामाजिक व आर्थिक भी होता है। सामाजिक व आर्थिक भी होता है, कॉमा आगे लिखिए। और पक्षपातपूर्ण मीडिया और पक्षपातपूर्ण मीडिया राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। पूर्ण विराम। सामाजिक लोकतंत्र से आशय है कि समाज में सभी धर्मों नस्लों जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का बराबर मौका मिले और वे सिर्फ अपने धर्म जाति या लिंग के कारण किसी निर्योग्यता या भेदभाव के शिकार ना हो। पूर्ण विराम। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी जरूरी है क्योंकि सामाजिक संस्कृति हमारे लिए रुचि का नहीं बल्कि अस्तित्व का विषय है। लिख लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मीडिया का पक्षपात सामाजिक लोकतंत्र को आघात पहुंचाता है
आघात पहुंचाता है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए। हिंदी में ऐसी तमाम फिल्में, हिंदी में ऐसी तमाम फिल्में, तमाम फिल्में आसानी से देखी जा सकती हैं, आसानी से देखी जा सकती हैं, जिसमें किसी थर्ड जेंडर, जिसमें किसी थर्ड जेंडर, किसी थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर का, और ट्रांसजेंडर का, और ट्रांसजेंडर का मजाक बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दिव्यांगों का मजाक उड़ाना, दिव्यांगों का मजाक उड़ाना भी एक सामान्य रीति है, भी एक सामान्य रीति है, भी एक सामान्य रीति है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हिंदी की फिल्मों में, हिंदी की फिल्मों में, हिंदी की फिल्मों में दक्षिण भारतीयों का, दक्षिण भारतीयों का खूब मजाक बनाया जाता है, खूब मजाक बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, कॉमा। तो मौका मिलते ही, तो मौका मिलते ही सिखों पर भी व्यंग बाण छोड़े जाते हैं, सिखों पर भी व्यंग बाण छोड़े जाते हैं, व्यंग बाण छोड़े जाते हैं, पूर्ण विराम। गोरे रंग, गोरे रंग के पक्ष में, गोरे रंग के पक्ष में हजारों फिल्मी गीत, हजारों फिल्मी गीत व संवाद, व संवाद हमें गाहे बगाहे, हमें गाहे बगाहे सुनने को मिल ही जाते हैं, सुनने को मिल ही जाते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। महिलाओं के घरेलू श्रम को, महिलाओं के घरेलू श्रम को, घरेलू श्रम को दोयम दर्जे का साबित करना, दोयम दर्जे का साबित करना, कामा, कामा उनके द्वारा, उनके द्वारा अपना हक मांगने पर, अपना हक मांगने पर उन्हें दोषी ठहराया जाना, उन्हें दोषी ठहराया जाना, सेमी कॉलम।
यह सब भी हमारे मीडिया के सामान्य लक्षण हैं। हमारे मीडिया के सामान्य लक्षण हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। किसी से छिपा नहीं है कि मीडिया के उच्च पदों पर मीडिया के उच्च पदों पर पुरुषों और तथाकथित सवर्ण समुदायों का वर्चस्व है। पूर्ण विराम। कभी जानबूझकर तो कभी कभी अनजाने में इस समूह के व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां और विमर्श प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक समरसता के विरुद्ध होती है। पूर्ण विराम। कई मामलों में तो यह भी लगता है कि मीडिया किसी पीड़ित के विरुद्ध ब्रैकेट में लिखिए विशेषतः यदि वह महिला दलित आदिवासी या अल्पसंख्यक हो। यह ब्रैकेट बंद करके लिखिए आगे। जनमत बनाने का प्रयास करता है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए उदाहरण स्वरूप डैश लगा के राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में जिनमें थर्ड जेंडर का
मजाक बनाया गया है, मजाक बनाया गया है। पूर्ण विराम। राजा हिंदुस्तानी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, नहीं देखी तो फिर से देखिएगा, ठीक। पूर्ण विराम लगाएं। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। आर्थिक लोकतंत्र भी पक्षपाती मीडिया की वजह से खतरे में रहता है। पूर्ण विराम। मीडिया के अधिकांश कर्मी मध्य वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से होते हैं। पूर्ण विराम। और इसलिए समस्याओं को देखने समझने का उनका एक खास वर्गीय नजरिया होता है। पूर्ण विराम। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें निम्न वर्ग की आर्थिक समस्याएं उतना उद्वेलित नहीं करती जितना कि करना चाहिए। पूर्ण विराम। फिर के बाद कॉमा लगाइए। चूंकि अधिकांश मीडिया कर्मी महानगरों या बड़े शहरों में रहते हैं, कॉमा इसलिए गांव की आर्थिक समस्याएं कॉमा किसानों की खुदकुशियां आदि उन्हें उतना बेचैन नहीं करती। पूर्ण विराम। रोचक तथ्य है कि अखबारों में वेतन आयोग की खबरें कामा मनरेगा से जुड़ी खबरों की तुलना में
अधिक स्थान घेरती हैं, अधिक स्थान घेरती हैं, अधिक स्थान घेरती हैं, पूर्ण विराम। इसी प्रकार विदेशी स्टार्टअप को टैक्स छूट मिलनी चाहिए, टैक्स छूट मिलनी चाहिए, कामा, इस पर होने वाली चर्चाएं किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कम दिखाई पड़ती हैं, फुल स्टॉप। कुछ महीने पहले कॉमा, जब जेट एयरवेज के कर्मियों को वेतन मिलने में देरी हो रही थी, कामा, एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पांच दुखी विमान परिचारिकाओं यानी एयर होस्टेस, आप जानते ही होंगे एयर होस्टेस को। 5 दुखी विमान परिचारिकाओं का चित्र था, क्योंकि चित्र था के आगे कॉमा लगा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें वेतन मिलने में, ये मिलने लिखा है, ठीक है, उन्हें वेतन मिलने में 10 दिन की देरी हो गई थी, उन्हें वेतन मिलने में 10 दिन की देरी हो गई थी, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, उसी अखबार के भीतर के पृष्ठ के एक किनारे में एक छोटी सी खबर यह भी थी कि खदान मैंने जो है ऐसे लिख दी है, खदान ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गया, खदान, ठीक है। एक खदान धंसने से, जल्दीबाजी में लिख दिया है तो खदान सही कर लीजिएगा। एक खदान धंसने से 20 मजदूरों की मौत हो गई, 20 मजदूरों की मौत हो गई, पूर्ण विराम। मीडिया की ऐसी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती हैं कि
वह आर्थिक लोकतंत्र, वह आर्थिक लोकतंत्र, कौमा, जिसका सपना महात्मा गांधी, जिसका सपना महात्मा गांधी, कौमा, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू, और नेहरू सबने देखा था, सबने देखा था, वह साकार ना हो सके, वह साकार ना हो सके। पूर्ण विराम। लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करिए, आगे लिखिए। गौरतलब है कि, गौरतलब है कि पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, हमेशा बुरा नहीं होता, कौमा, वह अच्छा भी हो सकता है, वह अच्छा भी हो सकता है और काम में भी, और काम में भी। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। जब किसी परिवार में, जब किसी परिवार में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति या बच्चा बीमार होता है, या बच्चा बीमार होता है, बीमार होता है, तो उसे अपनी माता की, तो उसे अपनी माता की, माता की अतिरिक्त संवेदनाएं, अतिरिक्त संवेदनाएं और स्नेह, और स्नेह, और स्नेह हासिल होता है, हासिल होता है, हासिल होता है और यह कहीं से भी, और यह कहीं से भी अनुचित नहीं है, अनुचित नहीं है। पूर्ण विराम। किसी को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए किया गया भेदभाव, किया गया भेदभाव बुरा नहीं होता, बुरा नहीं होता, बुरा नहीं होता। सेमी कॉलम लगाइए। सेमी कॉलम जानते हैं ना, एक डॉट लगा के और फिर ऐसे कॉमा लगा लिखिए। वह बुरा तब होता है, वह बुरा तब होता है वह बुरा तब होता है जब किसी को, जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, किया जाए। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और बसों में, और बसों में महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष सीटों का होना,
विशेष सीटों का होना, सीटों का होना पुरुषों के विरुद्ध नहीं है, पुरुषों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। डैश लगा के लिखिए। इसलिए उचित भी है, इसलिए उचित भी है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए। संरक्षणात्मक, संरक्षणात्मक, संरक्षणात्मक भेदभाव, भेदभाव और आरक्षण की, और आरक्षण की, आरक्षण की संपूर्ण नीति के, संपूर्ण नीति के मूल में, मूल में यही बुनियादी तर्क है, यही बुनियादी तर्क है कि वंचित वर्गों को, कि वंचित वर्गों को, कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव करना जरूरी है, सकारात्मक भेदभाव करना जरूरी है। पूर्ण विराम। हमारे मीडिया का कुछ हिस्सा, हमारे मीडिया का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, ऐसा भी है जो इस तरह का, जो इस तरह का सकारात्मक पक्षपात करता है, सकारात्मक पक्षपात करता है, कामा, और यह निश्चय ही, और यह निश्चय ही श्लाघ्य, श्लाघ्य देख लीजिए, ऐसा लिखना है, श्लाघ्य, ब्रैकेट में लिख लीजिए। श्लाघ्य का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। श्लाघ्य है, ब्रैकेट में प्रशंसनीय है, पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए चक दे इंडिया, चक दे इंडिया जैसी फिल्म, जैसी फिल्म, जैसी फिल्म अगर उत्तर पूर्व के, अगर उत्तर पूर्व के, अगर उत्तर पूर्व के समुदाय को, समुदाय को, समुदाय को भारत की मुख्य धारा का, भारत की मुख्य धारा का, भारत की मुख्य धारा का हिस्सा साबित करती है, हिस्सा साबित करती है, कामा, यदि मुल्क जैसी फिल्म, यदि मुल्क जैसी फिल्म समझाती है कि, समझाती है कि हर मुसलमान, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता,
आतंकवादी नहीं होता, कॉमा, यदि आर्टिकल 15 जैसी आर्टिकल 15 जैसे फिल्म दिखाती है कि समाज में दलित व वंचित वर्ग किस हद तक शोषण का शिकार है, कमा, यदि अलीगढ़ फिल्म यह एहसास जगाती है कि किसी समलैंगिक व्यक्ति को अपनी नैसर्गिक लैंगिक रुचि की वजह से कितने लांछन सहने पड़ते हैं, और यदि छपाक जैसी फिल्म इस बात को प्रस्तुत करना चाहती है कि तेजाब के हमले से पीड़ित लड़की का जीवन कितना कठिन होता है डैश, तो इस तरह के पक्षपात को हम बुरा नहीं कहेंगे। पूर्णविराम, यदि पी साईनाथ जैसे पत्रकार को गरीबी व भुखमरी पर जीवन भर अनुसंधान करने का जुनून सवार हो जाता है और वे अमीरों की जिंदगी पर ध्यान नहीं दे पाते, तो यह पक्षपात भी काबिले तारीफ है। पूर्ण विराम। तो ये हो गई हमारी मेन बॉडी। अब आते हैं हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मेन बॉडी आपने देख लिया, लिख लिया, अब मैं निष्कर्ष की तरफ लिखना शुरू करिए। निष्कर्ष देखिए, हेडिंग कुछ नहीं डालनी, जैसे हम सोचे कि हेडिंग डाल के निष्कर्ष सब
निष्कर्ष हेडिंग डाल ले लिखना शुरू करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। अब अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके, संपूर्ण चर्चा का सार यह है, संपूर्ण चर्चा का सार यह है, संपूर्ण चर्चा का सार यह है कि लोकतंत्र चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, उसमें लोगों की भागीदारी इस बात से बेहद प्रभावित होती है कि मीडिया समाज के सामने कैसी छवियां गढ़ता है, पूर्ण विराम। यदि मीडिया वंचित वर्गों के पक्ष में, वंचित वर्गों के पक्ष में खड़ा होता है तो देश का समावेशी विकास सुनिश्चित होता है, पूर्ण विराम। इसके विपरीत, यदि मीडिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी भुलाकर ताकतवर व्यक्तियों व समूहों का पिछलग्गू हो जाता है, ताकतवर व्यक्तियों व समूहों का पिछलग्गू हो जाता है, तो वह जाने अनजाने लोकतंत्र को धनतंत्र और भीड़तंत्र में तब्दील करता है, पूर्ण विराम। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारतीय मीडिया का अधिकांश हिस्सा अपनी जिम्मेदारियों से दूर खड़ा है, पूर्ण विराम। बड़े सेठों और सत्ताधीशों के सामने सजदा कर रहा है,
कर रहा है, पूर्ण विराम। यह स्थिति अत्यंत चिंता योग्य है, अत्यंत चिंता योग्य है। यदि समय रहते मीडिया ने इस पर आत्ममंथन नहीं किया तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में होंगे, जब अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में होंगे, कॉमा, भविष्य की पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा होने को बाध्य होंगे। भविष्य की पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा होने को बाध्य होंगे, पूर्ण विराम। तो ये रहा हमारा निष्कर्ष, मेन बॉडी और निष्कर्ष, जो कल छूट गया था उसके आगे आज हमने देखा। ठीक, तो इस पूरे निबंध को जब आप लिख लिए हैं कि जो पक्षपातपूर्ण मीडिया है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है या नहीं है, वास्तविक खतरा है या नहीं है, ठीक ठाक आप समझ गए होंगे। इस निबंध को एक बार पूरा पढ़िएगा और समझिएगा किस तरह हमने जो है निबंध लिखा है, इस पूरे निबंध को। ठीक है, हमने इसमें भूमिका भी लिखी, मेन बॉडी भी लिखी, निष्कर्ष भी लिखी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पूरा निबंध। अब आगे देख लेते हैं, कुछ आए हुए निबंध हैं, उनकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक, तो अब ये 2005 यूपीएससी में आया था, बस थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखना। तो क्योंकि इस निबंध को लिखने के बाद आपको ठीक ठाक समझ हो गई है कि निबंध किस प्रकार लिखने। देखो 13 लेक्चर हो चुके हैं आज हमारे, इन 13 लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा है, हर एक प्रश्न को तोड़ के देखा है और जो है उसकी फॉर्मेटिंग करके देखी है, लिख के भी देखा है। ठीक है, तो 2005 यूपीएससी में ये निबंध आया था, लिखा था शिशु को खिलाने वाले हाथ, बस इतना ही आया था, शिशु को खिलाने वाले हाथ, द हैंड दैट रॉक्स द क्राइडल, इंग्लिश में ये लिखा था, लिख लीजिए। इसको लिखना है निबंध को, आप अपने से खुद से लिखिएगा और मुझे भेजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं चेक कर दूंगा कि आपने कैसा निबंध लिखा है। ठीक, इस पे लिखिएगा। तो शिशु को खिलाने वाले हाथ कैसे हो सकते हैं? शिशु यानी क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, और खिलाने वाले हाथ, जैसे भोजन भी खाने में आता है, खेल भी खिलाने में आता है, भोजन भी खिलाने में आता है। भोजन कौन खिला सकता है? भोजन खिला सकते हैं, माँ खिला सकती है। डोमेस्टिक जो हेल्पर होते हैं, मतलब घरेलू जो सहायक होते हैं, जैसे आई, ताया, हाँ आई आया जो होते हैं ना, जो काम वाली बाई होती है, जो हमारे घरेलू कार्यों में मदद करती है, वो हो सकती है। शिशु को खिलाने वाले हाथ, हाँ बच्चों को पालन पोषण करती हैं। ठीक है, किसानों को नहीं भूलेंगे हम लिखते समय, क्योंकि बच्चे के पास जो भी अनाज आ रहा है वो किसानों के द्वारा ही उगाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं है कि घर में ही सारी चीज़ें हो जा रही हैं, किसान उसको उगाते हैं। रेस्टोरेंट जहाँ वो शिशु खाना खाता है, बच्चे खाना खाते हैं, उस रेस्टोरेंट का भी हम मेंशन करेंगे कि रेस्टोरेंट के लोग भी शिशु को खिलाने वाले हाथ हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर हो सकते हैं, माँ तो होती ही है। तो इन सब चीज़ों को मेंशन करते हुए हम भूमिका, मेन बॉडी और निष्कर्ष पे लिखेंगे।
खेल में कौन हो सकते हैं? खेल में हो सकते हैं माँ हो सकती है, माँ भी बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाती है। परिवार हो सकता है, परिवार के साथ, परिवार के छोटे बड़े बच्चों के साथ शिशु खेलते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। क्रैच हो सकता है, प्ले स्कूल हो सकता है या स्कूल हो सकता है। इन सब को जब मनोरंजन हो सकता है, कोई VR गेम्स हो सकते हैं, AR गेम्स हो सकते हैं, तो ये सारे जो है खेल खिलाने वाले हो सकते हैं। माँ, परिवार, क्रैच, प्ले स्कूल, स्कूल, मनोरंजन, VR गेम्स, AR गेम्स, ये क्या है? शिशु को जो है खेल खिलाने वाले हो सकते हैं और भोजन खिलाने वाले। अलग अलग जब हम इसको फॉर्मेट करके देखेंगे तो अलग अलग पूरा लिख पाएंगे। पूरा भूमिका में भी आप शिशु के बारे में कोई कथन, कविता या आपको कुछ कहानी याद हो वो लिख सकते हैं। ठीक, मेन बॉडी में भी जिक्र करिएगा इन सब चीज़ों का। स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है? आजकल प्ले स्कूल चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है सिखाते हैं, बहुत अच्छा। ठीक, मनोरंजन का कोई साधन हो, VR गेम्स भी आजकल आ गए हैं, AR गेम्स भी आ गए हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जब शिशु को सिखाते हैं, मतलब शिशु जब इनसे सीखता है तो क्या क्या सीखता है, ये सारा हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग। अगले प्रश्न की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। सिर्फ फॉर्मेटिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब आपको निबंध लिखना आ गया है, ठीक ठाक आ गया है। उम्मीद है इतने लेक्चर के बाद आ गया होगा, क्योंकि अगर अब भी नहीं आया है तो फिर बहुत बेसिक से आपको समझना पड़ेगा। फिर आप फिर से शुरू से पहले लेक्चर से देखना शुरू करिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको बड़े बड़े निबंध लिखने हैं। ठीक है, 1997 UPSC में सवाल आया था, आधुनिक डॉक्टर और उसके रोगी। ठीक, बस इतना ही आया था कि मॉडर्न डॉक्टर कौन से हैं और उसके जो पेशेंट हैं वो किस तरह के हैं। तो देखिए, दो भाग में हम इस प्रश्न को भी तोड़ लेंगे। आधुनिक डॉक्टर किस तरह के हो सकते हैं और उसके पेशेंट किस तरह के हैं, जो आजकल के रोग हैं वो किस तरह के रोग हो सकते हैं जिनसे रोगी ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो आधुनिक डॉक्टर में आजकल किन किन डॉक्टरों को हम रखेंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे निबंध में। ठीक है, आधुनिक डॉक्टर की पहले जो है हम डेफिनेशन जैसा कुछ लिखेंगे कि आधुनिक डॉक्टर होता क्या है। पुराने डॉक्टर से कंपेयर करेंगे, पुराने डॉक्टरों को क्या सुविधाएं नहीं थी, आधुनिक डॉक्टरों को कौन सी सुविधाएं हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गई है। पुराने डॉक्टरों को वो सारी सुविधाएं मिलती नहीं थी, आधुनिक डॉक्टरों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। और जो पेशेंट है, पुराने पेशेंट से आपके पेशेंट में कंपेयर करेंगे तो उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो। ठीक है, या तुरंत उपचार के लिए हो। तो यही प्रश्न 1997 में पूछा गया था UPSC। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो आधुनिक डॉक्टर किस तरह के होते हैं? पहले तो हो सकते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड, यानी जिनको सब कुछ, मतलब सुपर स्पेशलाइज्ड मतलब जैसे हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, एक्सरेज के डॉक्टर होते हैं, ये सुपर स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्योंकि देखिए, हार्ट क्या है? हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अगर उसमें जरा भी खराबी आ जाएगी तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, जानते ही हैं। उसी तरह एक्सरे करने वाले, अगर एक्सरे जरा भी गड़बड़ हो गया तो इंसान की शरीर गल भी सकता है, क्योंकि एक्सरेज बहुत खतरनाक होती है, ये तो जानते ही हैं। आजकल साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। इस तरह के आधुनिक डॉक्टर। पुराने ज़माने के डॉक्टर क्या होते थे? जैसे धन्वंतरी का हम नाम लेते हैं, ठीक है, सुश्रुत का नाम लेते हैं, या और भी आयुर्वेदा में बहुत सारे पतंजलि वगैरह का हम नाम लेते हैं। तो ये पुराने डॉक्टर जो आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करके या उन सब आधुनिकीकरण का प्रयोग ना करके जो पुराने डॉक्टर यूज़ करते थे और रोगी को ठीक कर देते थे, उससे इतर जो आधुनिक डॉक्टर हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? आजकल साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, डाइटिशियन भी आजकल डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे होता नहीं है, लोग कहते हैं मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, इस डॉक्टर की सलाह लेके मैं ये डाइट ले रहा हूँ जिससे मेरा हेल्थ सही रहे, तो उस तरह के भी डॉक्टर होते हैं। देखिए कितने सारे वेरिएशंस हो गए हैं, यही आज आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर बनने के लिए भी जो है, अब वो वैसा डॉक्टर नहीं है जो BP नाप के जो है ब्लड प्रेशर की दवा दे दे या बुखार नाप के बुखार की दवा दे दे, बस हो गया उसको डॉक्टर कहने लगे। आजकल सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो गए हैं, हर एक क्षेत्र में जो है डॉक्टर का यूज़ होने लगा है। अब देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट, वो भी डॉक्टर कहे जाने लगे।
आजकल जो है फिजिकल ट्रेनर होते हैं जो है हमको सिखाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करना है, कितनी एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के समय हमें कैसी एक्सरसाइज करना है। फिजिकल ट्रेनर जो होते हैं हमारे जिम वगैरह में, ठीक है, वो हो गए, वो भी डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं। कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट जो हमारे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे चेहरे पे या शरीर में, त्वचा में कुछ भी हो गया और वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस तरह के भी डॉक्टर को हम मेंशन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि कई जगह ऐसे शिविर या कैंप हैं या जो है ऐसे कुछ संस्थान हैं जो आपको आपके अंदर की ज्ञानेंद्रियों को जगाते हैं। वो नहीं है हमारे अंदर 6 इंद्रियां होती हैं और उसके बाद उसको अपने आत्म मूल्यांकन यानी ध्यान करके उसको जगाना पड़ता है, तो वही होते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग वाले, ठीक है। मतलब आजकल लोग ऐसे भी आपके अंदर के बॉडी को ठीक करते हैं कि आप जो है ध्यान करिए, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल हीलिंग वाले डॉक्टर होते हैं, वो समझाते हैं कि किस तरह करना है, क्योंकि हम अचानक से करने लगेंगे तो हमें आइडिया नहीं है कि हम कैसे कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ही अपनी इंद्रियों को जगाना चाहें, जो आपकी इंद्रियां हैं उनको जगाना चाहें, तो कैसे जगाएंगे? अचानक से ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, सुबह उठे बैठ गए, आपकी इंद्रियां जाग गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, इस तरह के वो डॉक्टर सिखाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे बुखार जिसको है बुखार दे दिए, जुकाम है जुकाम की दवा दे दिए, ऐसे अल्टरनेटिव डॉक्टर्स होते हैं। मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनका मेंशन कर सकते हैं। और लिसनर होते हैं, लिसनर का तो आजकल इतना क्रेज हो गया है, इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, क्योंकि लोग देखिए अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे बस कोई 10 मिनट सुन ले, फीस कुछ भी लगे, बस मेरी बात सुन ले, मुझे समझ ले, अच्छा गाइडेंस दे दे और मैं ज़िंदगी में अच्छा कर जाऊँ। ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मनोवैज्ञानिक जिसे काउंसलर एक तरह से कह सकते हैं, लिसनर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनके पास ठीक-ठाक समस्याएँ होती हैं, तो जब वो मुझसे कुछ कहते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो देखिए मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, उनकी बातें समझता हूँ और फिर ठीक-ठाक अपने तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उस तरह का डॉक्टर हूँ जो फीस वगैरह लेता हूँ या जो है कुछ चार्ज करता हूँ उसके बाद कुछ सजेशन देता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी के पास कुछ समस्याएँ होती हैं किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कि उसको कुछ इश्यू है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकूं। ये नहीं कि जो है मैं उनको टाल दूं। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उसको बस कोई सुनने समझने वाला होना चाहिए, सामने वाला, कि उसको समझ सके, सुन सके। तो ऐसे व्यक्तियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए लिसनर होते हैं, काउंसलर होते हैं, ठीक है, वो भी डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं। ये भी तो भाई, अगर हमारी कोई बात सुन के हमको ठीक कर दे रहा है तो डॉक्टर ही हुआ ना, ठीक। तो इस तरह के चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उनके रोगी, अब जैसे ये जितने सारे हैं सुपर, इसमें हार्ट के रोगी, एक्सरेज जिनका करवाते हैं, हड्डियों के रोगी, हाँ, मान लीजिए साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस, ये फिजिकल ट्रेनर, कॉस्मेटिक, ये सारे इन रोगी भी हैं, तो इनके डॉक्टर भी हैं। इन सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे कि किस प्रकार हमारे जो है आधुनिक डॉक्टर हैं और उनके रोगी किस प्रकार के हैं, ठीक है। अपने भूमिका में शुरुआत करेंगे, फिर मेन बॉडी, फिर निष्कर्ष में इन सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे, तो हमारा निबंध पूरा हो जाएगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। यूपीएससी 2012 में एक निबंध आया था, यूपीएससी 2012 में एक निबंध आया था, विज्ञान और रहस्यवाद क्या वे संगत हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में है, लिख लीजिए। देखिए इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सा निबंध किस वर्ष आया है, तो जिससे आपको आइडिया रहे कि ये निबंध इस वर्ष पूछा गया था, इस तरह का निबंध, ठीक है। विज्ञान और रहस्यवाद, मेरी पहली क्लास देखे होंगे तो इस साल जो 2022 में निबंध यूपीएससी में आए हैं, वहीं से मैंने शुरुआत ही की है क्लास की। पहली क्लास मेरी जो है निबंध की, उसी से शुरुआत की है। बताया है कि कौन से मूर्त हैं निबंध, कौन से अमूर्त हैं, किस प्रकार के निबंध आए हुए हैं, जो निबंध आए हुए थे उसको भी बताया हूँ, तो पहली क्लास जरूर देखिएगा। तो विज्ञान और रहस्यवाद क्या वे संगत हैं? अब देखिए, इस प्रश्न को भी हम तोड़ेंगे। विज्ञान क्या है, रहस्यवाद क्या है
और क्या वे संगत हो सकते हैं? संगत हैं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार जब माइंड में हमारे प्रश्न आएंगे तो हम ठीक ठाक प्रश्न को समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो इंग्लिश में है साइंस एंड मिस्टिसिज्म आर दे कंपैटिबल? आर दे कंपैटिबल, लिख लीजिएगा। अब हम जानेंगे विज्ञान है क्या। ठीक है, विज्ञान क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, विज्ञान तो एक होता है, पहला प्रकार होता है नेचुरल साइंस, जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ शामिल होता है। ठीक है, विषय के रूप में, वो तो नेचुरल साइंस हो गया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा समाज विज्ञान। समाज विज्ञान, सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं। सोशल साइंस में क्या होता है, विस्तृत विषय के रूप में ये शामिल होता है। हम समझते हैं कि किस प्रकार समाज में जो है किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं है, किस प्रकार वो व्यक्ति से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, तो वो समाज विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान का तीसरा प्रकार होता है वैज्ञानिक स्वभाव वाला विज्ञान। वैज्ञानिक स्वभाव वाला विज्ञान क्या होता है, जिसमें जिंदगी को वैज्ञानिक या तार्किक नज़रिए से जीना सिखाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव वाले विज्ञान में, ठीक है, जिंदगी को वैज्ञानिक या तार्किक नज़रिए से जीना सिखाया जाता है तीसरे प्रकार के विज्ञान में। तो हम इन तीनों को जो है बार बार बारी बारी से मेंशन कर देंगे निबंध लिखते समय। ठीक, और वैज्ञानिक, वो तो विज्ञान हो गया, विज्ञान से निकला वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक को समझेंगे तो पहला होता है मेथड। वैज्ञानिक में पहले नंबर पे मेथड। मेथड में जिसमें तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। कोई भी फैक्ट है, अब जैसे मान लीजिए हम बल्ब का आविष्कार जब एडिसन ने किया तो उसने देखा कि ये फैक्ट हैं इसके, उसको जो है उसने एकत्र किया। जितनी बार फेल हुआ तो उसने ये तरीका ईजाद किया कि मैं जितनी बार फेल हो रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि अब इस तरीके से नहीं बनेगा। उस हर बार वो नया तरीका आजमाता था। ठीक, जिसमें वो अवलोकन करता था कि कहाँ मैंने गलतियाँ की। ठीक है, कहाँ मैंने गलतियाँ की, उन गलतियों को हटा के कि दोबारा वो गलती ना हो, फिर नए तरीके से परीक्षण करता था। अब जब नए तरीके से परीक्षण करता था तो फिर निष्कर्ष निकलता था। अब निष्कर्ष निकला, फिर परिणाम गलत हुआ तो फिर अवलोकन किया, फिर परीक्षण किया और फिर निष्कर्ष निकाला। तो इस प्रकार जो है एडिशन सफल हुआ। इस तरह का उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक हाइपोथेसिस होती है वैज्ञानिक कल्पना में, जिसे प्रकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस के रूप में देख सकते हैं वैज्ञानिक। और तीसरा होता है संदेह के रूप में। संदेह जब तक आप किसी चीज़ पे करेंगे नहीं तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है खुल के आएगा नहीं, और जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो आप किसी भी खास निष्कर्ष पे पहुंचेंगे नहीं। इस प्रकार हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विज्ञान विषय तो है ही, विज्ञान विषय तो है ही, कॉमा, साथ ही एक तरीका है, साथ ही एक तरीका है, एक नज़रिया है, एक नज़रिया है, पूर्ण विराम, जिसको पढ़ने या समझने से बहुत से अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं, बहुत से अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, तो विज्ञान विषय तो है ही, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में तो है ही, लेकिन एक तरीका भी है। क्या है, एक नज़रिया भी है। एक तरीका है कि किस प्रकार हम विज्ञान को समझ सकते हैं, एक नज़रिया दृष्टिकोण है हमारा कि विज्ञान को हम किस प्रकार देखते हैं, जिसको पढ़ने से और समझने से क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं हमारे। ठीक, अब ये हो तो गया तो विज्ञान की बात। अब रहस्यवाद क्या है, रहस्यवाद को हम समझेंगे। रहस्यवाद को कहते हैं मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब माइस्टिसिज्म कह सकते हैं, मिस्टिसिज्म आप जो प्रोनाउंस करें। ठीक, तो ये बना है म्यू शब्द से।
म्यू शब्द होता है, म्यू शब्द का मतलब होता है मौन हो जाना, ठीक है। अब रहस्यवाद का मतलब क्या है? रहस्यवाद मतलब है आध्यात्मिक अनुभव से है। आध्यात्मिक अनुभव क्या हो सकता है? जो हमारे स्पिरिचुअल जो हमारे जो है अनुभव होते हैं उनसे हम जान सकते हैं। किस तरह? मौन होकर जान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग शांत रहते हैं लेकिन उनको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, ठीक है। कबीर को देख लीजिए, कबीर ने रहस्यात्मक अनुभव जो है गूंगे का गुड़ है। कबीर ने कहा है कि रहस्यात्मक अनुभव जो है गूंगे का गुड़ है। गूंगे को गुड़ दे दीजिए आप, जो है वो गूंगे को गुड़ की मिठास वो बता नहीं पाएगा, लेकिन वो मौन होके इतना अच्छा बता देगा कि गुड़ कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। तो रहस्यात्मक अनुभव को कबीर ने गूंगे का गुड़ बताया है, ठीक है। उस प्रकार हम लिख सकते हैं। और पांचों इंद्रियों को हम मेंशन कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है आदमी आध्यात्मिक तरीके से या जो है स्पिरिचुअल तरीके से रहस्यवाद को समझ सकता है, पांचों इंद्रियों को जो है समझ करके, अपने खोल करके, ठीक। अंत में हम एक जो है कोट लिख देंगे निष्कर्ष के तौर पर, जब निष्कर्ष खत्म होगा। लिख लीजिए, रहीमन बात अगम्य की, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, कहन सुनन की नाही, नाही। जानत है सो कहत नहीं, नीचे की लाइन से लिखना है, जानत है सो कहत नहीं, कामा कहत है तो जानत नाही, कहत है तो जानत नाही, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक। तो ये रहा इस प्रश्न का जो है हमारा फॉर्मेटिंग, ठीक। तो हम ये हो गई हमारी 13 क्लासेस। आज जो है हमने पूरी क्लासेस देख ली हैं। अब मेरी तरफ से भी कुछ क्लासेस आएंगी। ये तो थी पेन ड्राइव कोर्स की क्लासेस, अब मेरी तरफ से भी क्लासेस आएंगी, बीच बीच आएंगी, रेगुलर नहीं आ पाएंगी क्योंकि और भी क्लास रिकॉर्ड करनी होती, साथ में मुझे पढ़ाई भी करनी है। अगले साल यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो जो है आती रहेंगी इसी तरह क्लासेस मेरी। आप चैनल से जुड़िए, सभी लोगों को जोड़िए, ठीक। अंत में जो है आज मैं एक आपको छोटी सी लाइन जो है ज़रूर कह के सुनाऊँगा। वो अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, यह लड़ाई तुम्हारी खुद से ही है, यह समझना भी तुम्हें है। तो ये निबंध आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इतने सारे लेक्चर हो गए हैं, आपको निबंध समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार निबंध लिखना है, किस प्रकार फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।